हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 19 रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। तो रासायनिक समन्वय यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो ये किसके द्वारा होता है? यहाँ पे जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है जिनके द्वारा हार्मोन निकलते हैं वो यहाँ पे समन्वय स्थापित करते हैं। साथ में मतलब एकीकरण मतलब किस प्रकार से ये साथ में मिलकर काम करती है, किस प्रकार से ये बॉडी को रेगुलेट, उनके कार्यों को रेगुलेट करने में मदद करता है। तो वही हम यहाँ पे हार्मोन वगैरह, ग्रंथियाँ वगैरह ये सब पढ़ने वाले हैं। साथ में उनकी लास्ट में हम क्रियाविधि और इनसे होने वाली कुछ बीमारियां जैसे रोग वो भी हम देखेंगे। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो तंत्रिका तंत्र है वो विभिन्न अंगों के बीच एक बिंदु दर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन या फिर समन्वय कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। और ये जो कार्य है वो काफ़ी तेज होता है लेकिन कम समय के लिए या फिर अल्प अवधि का होता है। तंत्रिका तंतुओं द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं का तंत्रिकायन या फिर नियंत्रण नहीं हो सकता। इन कोशिकीय क्रियाओं के लिए तथा नियंत्रण, नियमन, रेगुलेशन के लिए एक विशेष प्रकार के समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, एक इक्विलिब्रियम की आवश्यकता होती है। यह कार्य किसके द्वारा होता है? हार्मोन। और हार्मोन यहाँ पे स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ना तो केवल अंतःस्रावी तंत्र मिलकर पूरी बॉडी को रेगुलेट कर सकता है, ना ही पूरा तंत्रिका तंत्र मिलकर बॉडी को रेगुलेट कर सकता है। जब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तभी वो बॉडी को रेगुलेट कर सकते हैं, समन्वय स्थापित कर सकते हैं। तो सबसे हम पहले यहाँ पे पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन क्या होते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ होती है जिनके अंदर नलिकाएं नहीं होती है, ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहलाती है। इनका जो स्राव होते हैं वो हार्मोन होते हैं, हार्मोन ये स्रावित करती है। अब ये जो हार्मोन है एक रसायन है, ये इस रसायन को सीधा है ना मतलब डालेगी रक्त के अंदर। अब ये रक्त के थ्रू जो भी टारगेट ऑर्गन था, इनका लक्ष्य ऑर्गन था, लक्ष्य अंग तक ये पहुंच जाता है रक्त के थ्रू और वहाँ पे अपना काम कर देता है। तो एक पुरानी परिभाषा थी इसकी कि हार्मोन है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन है जो दूरस्थ या फिर दूर स्थित लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं। ये पुरानी परिभाषा थी, लेकिन अब इसकी जो परिभाषा है वो रूपांतरित की गई है। इसके अनुसार क्या है कि हार्मोन है वो सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, छोटे मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन है जो कि पोषण का कार्य नहीं करते हैं। ये अंतराकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं यानी इंट्रासेलुलर मैसेंजर, छोटी छोटी कोशिकाओं के बीच इंट्रासेलुलर एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अब इस परिभाषा के अनुसार इसमें कुछ अन्य नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं जो कि हम चैप्टर के लास्ट में जो कुछ हार्ट वगैरह, किडनी वगैरह, कुछ जठर, रक्त, पथ ऐसा कुछ दिया हुआ है तो वो भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो जो अकशेरुकी है उनमें कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, हार्मोन भी कम होते हैं, अंतःस्रावी तंत्र भी इजी होता है, सरल होता है। जबकि जो कशेरुकी यानी हम, उनमें क्या होता है कि कई रसायन है वो हार्मोन की तरह कार्य कर उनमें समन्वय स्थापित या फिर कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मानव का अंतःस्रावी तंत्र। तो अंतःस्रावी तंत्र के अंतर आते हैं यहाँ पे हम 9 या फिर 10 ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। कौन कौन सी? पहले आती है हाइपोथैलेमस, दूसरी पीयूष ग्रंथि, 3 नंबर आती है पीनियल ग्रंथि, 4 पे थायराइड और 5 पे पैराथायराइड, 6 पे थाइमस ग्रंथि आ रही है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। 7 पे आती है अग्नाशय, 8 पे अधिवृक्क ग्रंथि और 9 पे आती है जनन या फिर गोनेड्स, जिसमें अगर हम मादा के अंदर देखें तो अंडाशय और नर के अंदर आता है शुक्राणु या फिर वृषण। इसके अलावा जो अन्य हमने देखे थे अन्य अंग कौन कौन से आएंगे यहाँ पे, जो जठरी, आंतरिक मार्ग, यकृत, वृक्क, हृदय, ये सब यहाँ पे अन्य पढ़ने वाले हैं हम। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले उत्तक कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करती है। कौन कौन सी ग्रंथियां आ रही है? ये सारी जो अभी मैंने बताई यही सारी ग्रंथियां इसमें मेंशन है। अन्य अंग के अंदर जठर, आंतरिक मार्ग, यकृत, वृक्क, हृदय, ये सब हार्मोन का उत्पादन करते हैं। फिर यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस है वो डाइएन्सेफेलोन यानी अग्र मस्तिष्क पृष्ठ यानी अग्र मस्तिष्क का जो पीछे वाला भाग है उसका आधार ये भाग है। ये शरीर के विविध प्रकार के कार्यों को नियंत्रण करता है। इसमें हार्मोन उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं पाई जाती है जिसे न्यूक्ली कहते हैं या फिर न्यूक्लियाई इसे कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियाई है जिसे बोला जाता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, ये न्यूक्लियाई जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है ये पीयूष ग्रंथि से जो भी स्रावित होने वाले हार्मोन है उनका संश्लेषण करती है और उनका जो सिक्रेशन हो रहा है उसको भी नियंत्रण करके रखती है। अब जो हाइपोथैलेमस है ये स्रावित होने वाले हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मोचक हार्मोन, दूसरा होता है निरोधी हार्मोन। तो मोचक हार्मोन यानी रिलीजिंग हार्मोन, निरोधी हार्मोन का मतलब इनहिबिटरी हार्मोन।
मतलब हाइपोथैलेमस ऐसे हार्मोन सिक्रेट करेगा जो क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि से जो भी हार्मोन स्राव हो रहे हैं उनको प्रेरित करेगा कि और ज़्यादा सिक्रेट करो। और निरोधी हार्मोन का मतलब है कि हाइपोथैलेमस उनको बोलेगा कि भाई अब रोक दो इन्हें और सिक्रेट नहीं करना। उदाहरण के लिए देखें तो हाइपोथैलेमस से निकलने वाला जो गोनेडोट्रोफिन है, मुक्तकारी हार्मोन यानी GnRH यानी गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन यानी ये मोचक हार्मोन है। ये स्राव है वो हार्मोन के स्राव पीयूष ग्रंथि में गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के संश्लेषण व स्राव को प्रेरित करता है, यानी ये मोचक हार्मोन है। और दूसरा देखें तो जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है, इसे सोमेटोट्रोफिन भी कहा जाता है गोनेडोट्रोफिन को। और जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है ये क्या करेगा, ये वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोकेगा, तो ये निरोधी हार्मोन हो गया। अब ये हार्मोन है हाइपोथैलेमस की तंत्रिका कोशिकाओं से प्रारंभ होकर तंत्रिका कोशिकाओं से प्रारंभ होंगे, फिर तंत्रिकाक्ष होते हुए तंत्रिकाक्ष में जाएंगे, फिर तंत्रिका सिरे पे जाएंगे और वहाँ पर मुक्त कर देंगे यहाँ पे। फिर ये जो हार्मोन है यहाँ पे जो निकलेगी हाइपोफाइजियल निवाहिका सिरा निकलेगी यहाँ से, तो हार्मोन निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि तक ये पहुंचा दिए जाते हैं और अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियमन करते हैं। इस निवाहिका सिरा हाइपोफाइजियल निवाहिका सिरा के द्वारा ये अग्र पीयूष ग्रंथि के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं और वहाँ पे उस ग्रंथि के कार्यों का ये नियमन करते हैं। तो ये डायरेक्ट उस पर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पश्च पीयूष ग्रंथि है उसका जो तंत्रिकीय नियमन है वो सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। इनमें वो बीच में जो रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन के थ्रू अग्र पीयूष ग्रंथि पे नियंत्रण कर रहा है, लेकिन पश्च पीयूष ग्रंथि को डायरेक्ट हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है यहाँ पे पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि है जो सेला टर्सिका नामक गर्त या फिर सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा के अंदर ये स्थित होती है और एक वृंत या फिर इनफंडिबुलम जिसे बोला जाता है उसके द्वारा हाइपोथैलेमस से ये जुड़ी रहती है। अब इसकी एनाटॉमी या फिर आंतरिकी के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो इस प्रकार ये दो प्रकार की होती है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो यहाँ पे एडिनोहाइपोफाइसिस है फर्स्ट वाला, इसके दो भागों में ये बंटा हुआ होता है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। वैसे तो दोनों को मिला के अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि जो पार्स डिस्टेलिस है इसको साधारणतः हम अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इससे क्या रिलीज होता है, वृद्धि हार्मोन या फिर सोमेटोट्रोफिन जीएच हार्मोन, प्रोलेक्टिन या फिर मेमोट्रोफिन पीआरएल हार्मोन, थायराइड प्रेरक या फिर टीएसएच हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन यानी एसीटीएच या फिर कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग यानी एलएच और पुटिका प्रेरक हार्मोन, इनका स्रावन होता है। लेकिन जो पार्स इंटरमीडिया है इससे सिर्फ एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन यानी एमएसएच, मेलेनोट्रोफिन इसे कहते हैं। इसका यहाँ से सिक्रेशन होता है, किससे, पार्स इंटरमीडिया से, क्योंकि मेन हार्मोन जो पार्स डिस्टेलिस है उसके द्वारा सिक्रेट हो रहे हैं, इसलिए इसको अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं। वैसे अग्र पीयूष ग्रंथि के ही दो भाग है, अग्र पीयूष ग्रंथि यानी एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस को पश्च पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। जो ये जो यहाँ पे है पार्स डिस्टेलिस और जो पार्स इंटरमीडिया, भ्रूणीय अवस्था के अंदर ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। यानी मानव में पार्स इंटरमीडिया मध्यपिंड और पार्स डिस्टेलिस यानी दूरस्थ पिंड ये लगभग जुड़ा हुआ होता है। भ्रूणीय अवस्था में तो ये कम्प्लीटली जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पे है कि जो न्यूरोहाइपोसिस है वो पार्स नर्वोसा या पश्च पीयूष ग्रंथि ये हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का संग्रह करती है और इनका स्रावन करती है। कौन, न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्योंकि ये डायरेक्ट वहाँ पे हाइपोथैलेमस से कनेक्ट है। ये हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा ही संश्लेषित होते हैं और तंत्रिकाक्ष होते हुए पश्च पीयूष ग्रंथि के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं। अग्र पीयूष ग्रंथि में तो वो यहाँ पे ये सब हार्मोन के द्वारा रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस वृद्धि और जो मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन के द्वारा, लेकिन जो पश्च पीयूष ग्रंथि है उनमें हाइपोथैलेमस है वो सीधा उसको रेगुलेट करता है। किस प्रकार से, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का यहाँ पे संग्रह और श्रवण होता है। वैसे तो ये देखें तो हम हाइपोथैलेमस ही इनको सिक्रेट करता है, लेकिन हम मानते हैं कि यहाँ पे जो पीयूष ग्रंथि है वो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का संग्रह और श्रवण करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो वृद्धिकारी हार्मोन जीएच हार्मोन है, अब इसकी जो कुछ विकार है वो आ जाते हैं कि अगर इसका सिक्रेशन ज़्यादा हो गया तो असामान्य वृद्धि यानी असामान्य वृद्धि हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, तो इसे कहा जाता है जाइगेंटिज्म यानी अतिकायकता। और अगर इसका स्राव कम हुआ है तो वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, जिसे पिट्यूटरी डोर्फिज्म कहा जाता है या फिर बोनापन या फिर वामनता कहते हैं। कम स्राव होगा तो बोना रह जाएगा, ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा उसकी हाइट बढ़ जाएगी।
वयस्क के अंदर देखिए तो मध्य वाले आयु वाले वर्ग के लोगों में जो वर्धिकारी हार्मोन है इसका अगर सिक्रेशन ज़्यादा हो गया तो विकृति आ जाएगी, मेनली इसके फेस पे आ जाती है और जिसे अतिकायता कहते हैं यानी एक्रोगिगेली। फिर है कि इससे गंभीर जटिलताएं हो जाती है, अगर इनको नियंत्रित नहीं किया गया तो ये समय से पूर्व इसकी मृत्यु भी हो सकती है। फिर है कि जो प्रोलेक्टिन हार्मोन है वो जो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि करवाता है, साथ में दुग्ध निर्माण यानी मिल्क सिक्रेशन, मिल्क फॉर्मेशन। थायराइड प्रेरक हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथियों पर कार्य कर उनसे थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। एडिनोकोर्टिकोइड हार्मोन एसीटीएच है वो एड्रिनल वल्कुट पर कार्य करेगा। नाम से पता चल रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन है, थायराइड प्रेरक हार्मोन है वो थायराइड पर ग्रंथि पे काम करेगा। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन एड्रिनल वल्कुट पर कार्य करता है जिसे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स नामक स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण और स्राव को ये प्रेरित करता है। फिर जो ल्यूटिनाइजिंग और पुट्टिका प्रेरक हार्मोन यानी एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करते हैं जिसे गोनेडोट्रोपिन कहते हैं। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था ये नर के अंदर क्या करेगा, एंड्रोजन नामक हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। और नर के अंदर पुट्टिका प्रेरक हार्मोन यानी एफएसएच वो एंड्रोजन शुक्र जनन को नियंत्रित करता है। मादाओं के अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग है यानी ल्यूटिनाइजिंग का मतलब एलएच बोल दो और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग यानी एफएसएच बोल दो, तो इनका यहाँ पे कार्य लिखा है कि नर के अंदर क्या होता है और मादा के अंदर। तो मादा के अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उस वो पूर्ण रूप से विकसित पुट्टिकाओं यानी ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करता है, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। ग्राफियन पुट्टिका के बीच में वो कार्पस ल्यूटेम भी बनाता है। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन यानी एफएसएच यहाँ पे क्या करता है, मादाओं के अंदर जो अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि करवाता है, साथ ही परिवर्धन को भी प्रेरित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन पड़ा था जो किसके द्वारा सिक्रेट होता है, पार्स इंटरमीडिया के द्वारा। ये मेलेनोसाइट्स मेलेनिन युक्त कोशिकाओं पर क्रियाशील करता है जो कि त्वचा को वर्णकता रंग प्रदान करने के लिए नियमन का कार्य करता है। फिर यहाँ पे ऑक्सीटोसिन होता है जो कि हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है, संकुचन को प्रेरित करता है यानी कॉन्ट्रैक्शन को। मादाओं के अंदर ये प्रसव के समय गर्भाशय पेशियों के संकुचन करवाता है जिससे प्रसव या फिर डिलीवरी इजी से हो जाए। दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को भी प्रेरित करता है, सिक्रेशन करवाता है यहाँ पे मिल्क का। फिर जो वेसोप्रेसिन आता है ये क्या करता है, मुख्यतः वृक्क की जो दूरस्थ संवेदन डीसीटी भाग है वहाँ से जल और आयनों के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है। ये हमने उत्सर्जन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था पहले। इससे यहाँ पे डायूरेसिस कम हो, अतः इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच या फिर प्रतिमूत्रणल हार्मोन भी कहते हैं। अब एडीएच को जो संश्लेषण अथवा श्रावण को प्रभावित करने वाली विकृति यहाँ पे देखें तो परिणाम स्वरूप यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडिस वाला रोग हो जाता है कि इसमें ऐसा होता है कि वो जो संश्लेषण और श्रावण मतलब उनको प्रभावित करने वाली विकृति के परिणाम स्वरूप वृक्क की जल संरक्षण की क्षमता में ह्रास होता है। वृक्क है वो पानी बचा नहीं पाता और जिससे ज़्यादा पानी शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होता है यहाँ पे निर्जलीकरण, ह्रास या फिर डिहाइड्रेशन की अवस्था होती है जिसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति को बार बार सुसु आती है, बहुत बार बहुत ज़्यादा ही उसमें मूत्र आता है। अब अगर आपको ये जो कार्य है वो समझ नहीं आया तो इनसे आप अलग अलग करके स्टार्ट के थ्रू आप इजी से समझ सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये इसके विकार वाले है, ये वृद्धि हार्मोन वाला हो गया और ये यहाँ पे एडीएच वेसोप्रेसिन वाला विकार शॉर्ट में है। ओके, अब नेक्स्ट ग्रंथि आते हैं यहाँ पे पीनियल ग्रंथि। अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय ऊपरी भाग के अंदर स्थित होती है, मेलेटोनिन का सिक्रेशन करती है। अब मेलेटोनिन का काम क्या है, बहुत इजी सा है। ये पीनियल ग्रंथि ये यहाँ पे शरीर के दैनिक ले यानी 24 घंटे का नियमन कि किस टाइम पे क्या हमको करना चाहिए उसका रेगुलेट करती है। सोने जागने का चक्र की कब हमको सोना है जागना है वो इसके द्वारा डिसाइड होता है। वैसे हम टाइम से नहीं सोते हैं लेकिन हमें फिर भी मतलब ऐसा होता है कि रात होते ही नींद आने लग जाती है ऐसा। तो शरीर के तापक्रम को भी ये नियंत्रित करता है। इनके अलावा वो उपापचय, मेटाबॉलिज्म, वर्णकता, कलर, मासिक आर्तव चक्र और प्रतिरक्षा क्षमता को भी ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट आती है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड। ये क्या होती है, श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों से बनी होती है। इन दोनों पालियों को संयोजी या फिर साथ में पतली नुमा स्थमक से ये जुड़ी रहती है। डायग्राम है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड का, यह है थायराइड ग्लैंड। ये यहाँ पे श्वास नली होगी दोनों साइड में है तो इसको यहाँ पे बोला गया है, स्वर्ण नली भी बोला गया है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर थायराइड के यहाँ पे बीच में देखें तो ये दोनों जो एक थायराइड ग्रंथि के अंदर यहाँ पे दो पैराथायराइड ग्रंथियाँ उपस्थित होती है। तो डायग्राम अच्छे से देख लो आप।
ये जो थायराइड ग्रंथि की पालियाँ थी, ये ग्रंथि पुटकों और भ्रूण ऊतकों की बनी होती है। अब जो प्रत्येक थायराइड पुटक है, फॉलिकल है, उसकी एक गुहा होती है। इस गुहा को घेरे पुटक कोशिकाओं से निर्मित होता है। अब ये पुटक कोशिकाएं फॉलिकल सेल्स हैं, वो दो हार्मोन यहाँ से सिक्रेट होते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4 और थायरोक्सिन इसे बोलते हैं। साथ में दूसरा है यहाँ पे ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसे T3 कहते हैं। तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन को थायरोक्सिन कहते हैं, जो कि मेन हार्मोन है। थायराइड है वो हार्मोन है, इसके सामान्य दर के संश्लेषण के लिए आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आयोडीन इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आयोडीन नमक में होता है। आयोडीन की कमी से यहाँ पे अवथायरॉइडता या फिर थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, जिससे साधारणतः गलगंड होता है। अब चाहे थायरोक्सिन हार्मोन है, इनकी चाहे आयोडीन की कमी हो चाहे बढ़े, ये कुछ भी हो, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, दोनों ही कंडीशन के अंदर, या फिर थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है। ऐसे गला फूला हुआ देखा होगा, ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर होता है ये। अब अगर यही चीज़ गर्भावस्था के दौरान हो गई तो क्या होगा, गर्भ में जो विकसित हो रहा बच्चा है उसकी वृद्धि विकृत हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। इससे बच्चे की अवरोधित वृद्धि क्रेटिनिज्म जिसे कहा जाता है, वामनता या फिर मंदबुद्धि, त्वचा असामान्यता, मुंह या बधिर यानी गूंगा बहरा हो जाता है बच्चा। अगर वयस्क स्त्री के अंदर हो रही है नॉर्मल, तब क्या होगा, मासिक चक्र को ये अनियमित कर देता है, पीरियड्स को ये इरेगुलर कर देता है। साथ में इसके अलावा यहाँ पे थायराइड ग्रंथि का कैंसर भी हो सकता है। और गांठों की वृद्धि से थायराइड हार्मोन के संश्लेषण की दर है वो असामान्य रूप से अधिक हो जाती है, दर है वो मतलब ज़्यादा हो जाती है। इस कारण थायराइड अतिक्रियता कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, थायराइड अतिक्रियता। ये शरीर की कार्य की पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। फिर यहाँ पे है कि जो थायराइड हार्मोन है वो आधारी उपापचय दर के नियमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, आरबीसी फॉर्मेशन में भी सहायता करते हैं। जो थायराइड हार्मोन है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इनका उपापचय करते हैं, संश्लेषण विखंडन को भी प्रभावित करते हैं, जल और विद्युत अपघटनों का नियमन भी करते हैं। साथ में थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिनोटिन TCT का भी स्रावित होता है, जो कि रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। TCT याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो कि कैल्शियम को कम करवा देता है ये, या फिर कैल्शियम स्तर को रेगुलेट करता है, थायरोकैल्सिटोनिन। अब हम इसी का उल्टा पढ़ेंगे। अभी जो पैराथार्मोन है, पैराथायरॉयड ग्रंथि से जो सिक्रेट होता है वो इस कैल्शियम को बढ़ा देगा। तो ये जो पैराथार्मोन और ये जो मिलकर दोनों कैल्शियम का जो ब्लड के अंदर लेवल है उसको नियंत्रित करके रखते हैं। अब यहाँ पे रोग कौन सा है कि नेत्रोत्सर्गी गलगंड हो जाता है, एक्सऑप्थेल्मिक ग्वाइटर। ये थायराइड अतिक्रियता का एक रूप है। थायराइड ग्रंथि का जो हार्मोन है ज़्यादा सिक्रेट हो गया, तब ये इसका एक रूप है थायराइड ग्वाइटर, एक्सऑप्थेल्मिक ग्वाइटर। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है, नेत्र गोलक जो हमारी आई के जो प्यूपल है वो बाहर आ जाते हैं, बाहर उभर जाते हैं आंखें। आधारी उपापचय दर के अंदर वृद्धि हो जाती है, बाहर के अंदर ह्रास हो, ज़्यादा उपापचय हो रहा है तो वहाँ पे बाहर में कमी हो जाती है, वेट लॉस होता है इसके अंदर। इसे ग्रेवस रोग भी कहते हैं। जितने भी यहाँ पे विकार है वो सारे अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि 4 होते हैं, यानी 2 जोड़ी होती है। थायराइड ग्रंथि की पश्च सतह पर ये उपस्थित होती है, जैसे अभी पहले डायग्राम में हमने देखा था। थायराइड ग्रंथि की 2 पालियों पर होती है, प्रत्येक के अंदर 1 जोड़ी होती है, यानी टोटल 4 हो गई। पैराथार्मोन हार्मोन यानी PTH का ये सिक्रेट करती है कौन, पैराथायराइड ग्लैंड। इसे पेप्टाइड हार्मोन होता है ये एक, और ये कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। कैल्शियम आयन को रेगुलेट करता है इसका स्राव। फिर है कि ये कैल्शियम स्तर को बढ़ा देता है। अभी हमने पहले ही बताया था कि जो यहाँ पे TCT बढ़ा था, थायरोकैल्सिटोनिन था, वो तो यहाँ पे जो कैल्शियम था उसका स्तर कम कर रहा था। ये जो पैराथार्मोन है कि कैल्शियम का स्तर को बढ़ा देता है, यानी पैराथार्मोन और जो थायरोकैल्सिटोनिन था TCT, ये दोनों मिलकर कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर रेगुलेट करते हैं या फिर नियंत्रण करते हैं। PTH अस्थियों पर कार्य करता है। ये कैल्शियम के स्तर को कैसे बढ़ाता है, पहला है कि ये अस्थियों पर कार्य करेगा, उसका अवशोषण करवाएगा, विघटन इस प्रक्रम से करेगा। दूसरा है कि वृक्क के नलिकाओं में कैल्शियम के पुनरावशोषण करेगा। तीसरा है यहाँ पे जो भोजन है उससे कैल्शियम का अवशोषण भी करवाएगा। तो इन तीनों चीज़ों से ये कैल्शियम के स्तर को ब्लड में बढ़ा देता है। फिर है कि ये एक अति कैल्शियमिक रक्तता हार्मोन, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, क्योंकि ये रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। ये थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है, बढ़ाता नहीं है यहाँ पे, रेगुलेट, क्योंकि थायरोकैल्सिटोनिन तो कम कर देता है। तो यहाँ पे है कि वो
पीटीएस के साथ मिलकर ये शरीर के कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है थाइमस ग्लैंड। महाधमनी के जो उदर पक्ष या फिर अधर पक्ष पर बोल दो, उरोस्थि के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक पाली युक्त संरचना होती है। पाली के जैसे दिखाई दे रही है। ऊपर ये देख लो, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ पे एड्रिनल का है, थाइमस का ग्लैंड का यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया हुआ है। प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थाइमोसिन है वो टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कोशिका माध्य प्रतिरक्षा यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए भी जो प्रतिरक्षा या फिर एंटीबॉडी बनाते हैं। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, प्रतिजैविक नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है, यहाँ पे एंटीबॉडी है। फिर है कि बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका उत्पादन भी घट जाता है थाइमोसिन हार्मोन का। इसके कारण परिणाम स्वरूप वृद्धों की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जो भी उनका इम्यूनिटी है वो कमज़ोर पड़ जाती है, वीक हो जाती है वृद्धों के अंदर, बूढ़े लोगों में। फिर यहाँ पे आती है अधिवृक्क ग्रंथि। प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में स्थित एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियाँ या फिर एड्रिनल ग्लैंड है वो पाई जाती है। नंबर में 2 हो गई। एक जोड़ी ग्रंथियाँ 2 प्रकार के ऊतकों से निर्मित होती है। बीच में यानी मध्य के अंदर अधिवृक्क मध्यांश, बाहर वाले को बोलेंगे अधिवृक्क वल्कुट, मेडुला और कॉर्टेक्स। जो अधिवृक्क मध्यांश है ये वाला, इससे 2 प्रकार के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एड्रिनलिन या फिर एपिनेफ्रिन। दूसरा है नोर एड्रिनलिन या फिर नोर एपिनेफ्रिन। काम नाम से पता चल रहा है कि ये जो काम करेगा इसका ये वाला पूरा उल्टा काम करेगा। और इनको साथ में बोले तो कैटेकोलामिन्स, इनको साथ में कहा जाता है संयुक्त रूप से, दोनों को मिला के ये दोनों काम करेंगे आपातकालीन कंडीशन के अंदर, आपातकालीन सिचुएशन के अंदर। और ये इनमें क्या हो रहा है, अधिकता से ये तेज़ी से स्रावित होते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर ये जल्दी से जल्दी सिक्रेट होते हैं। और आपातकालीन हार्मोन या फिर युद्ध हार्मोन या फिर फ्लाइटिंग हार्मोन इनके कहा जाता है, क्योंकि ये फियर, फाइट और फ्लाइट के अंदर काम आते हैं। अब इमरजेंसी कंडीशन है तो क्या होगा, सक्रिय तो हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगी बॉडी। आंखें हैं वो उन पुतलियों का फैलाव हो जाता है, आंखें चौड़ी हो जाती है, बड़ी बड़ी दिखाई देती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे, जिसको बोलते हैं कि गूजबम्स आ गए। पसीना हो जाता है, पसीना डर लगने से पसीना आता है, उस टाइप से ये इन क्रियाओं को ये बढ़ाते हैं। साथ में हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हृदय संकुचन की क्षमता यानी कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड सप्लाई करता है, श्वसन दर भी बढ़ जाती है। जो कैटेकोलामिन है वो ग्लाइकोजन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं, ग्लाइकोजन को ये तोड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ेंगे तो ग्लूकोज, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ गया, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये कैटेकोलामिन्स बढ़ा देते हैं। साथ ही लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं। अब जो अधिवृक्क वल्कुट है, मेडुला हमने पढ़ लिया, कॉर्टेक्स की 3 परतें होती हैं। जो जोना रेटिकुलेरस है वो आंतरिक परत, जोना फेसिकुलेटा मध्य परत और जोना ग्लोमेरुलोस है वो बाहरी परत होती है। अब जो अधिवृक्क वल्कुट है इससे कई हार्मोन सिक्रेट होते हैं। सम्मिलित रूप से इन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या फिर कॉर्टिकॉइड कहते हैं। पहले वाले जो यहाँ पे थे अधिवृक्क मध्यांश, उसके हार्मोन को संयुक्त रूप से कैटेकोलामिन्स कहा था, यहाँ पे हम कहेंगे कॉर्टिकॉइड या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न होते हैं, साथ होते हैं, तो उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे कॉर्टिसोल हार्मोन हो गया। लेकिन जो दूसरे हैं जो जल और विद्युत अपघटनों का संतुलन करने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं उन्हें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। ये एल्डोस्टेरोन इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो ग्लाइकोजन विघटन आएगा, यहाँ पे संश्लेषण नहीं आएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, वसा अपघटन और साथ में प्रोटीन अपघटन को भी प्रेरित करते हैं तथा अमीनो अम्ल के कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को भी अवरोधित करते हैं। तो ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पूरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम लिखा हुआ है कि क्या क्या करते हैं, कॉर्टिसोल क्या करते हैं, इस प्रकार से। तो कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आते हैं, जो कि यहाँ पे जो ना फेसिकुलेटा वाली मध्य प्रति उसके द्वारा ये सिक्रीट होते हैं सारे, और ये काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एल्डोस्टेरोन आता है। एल्डोस्टेरोन जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, अभी हमने पहले ही देखा था, जो कि वृक्क नलिकाओं पर कार्य करता है, सोडियम और जल का पुनर्अवशोषण करता है और पोटेशियम और फॉस्फेट आयन का उत्सर्जन या फिर सिक्रेशन करता है। और जो एल्डोस्टेरोन है विद्युत अपघटन, शरीर द्रव्य के आयतन, परासरणी दाब, रक्त दाब को बनाए रखने में सहायता करता है। ये इनके जो भी कार्य हैं वो आपको याद रखने कि किस हार्मोन का क्या कार्य है। अब जो एड्रिनल वल्कुट है
उसके द्वारा कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का भी स्राव होता है, जो कि यौवनारंभ के समय क्या करते हैं, अक्षीय रोम, ये वाले हम जो आंतरिक लेयर है उसके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जघन रोम यानी हमारे एक्सियल हेयर है, फेशियल हेयर है, इन सब के रोम में वृद्धि में भूमिका निभाते हैं। अब जो एड्रिनल वल्कुट है उसके द्वारा हार्मोन के अल्प स्रावण के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण क्या होती है, अत्यंत दुर्बलता आ जाती है और थकावट का अनुभव होता है। इसे एडिसन रोग कहते हैं। तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा एडिसन रोग होता है। अधिवृक्क ग्रंथि के अंदर भी एड्रिनल वल्कुट होता है, यानी अधिवृक्क वल्कुट के द्वारा 2 पार्ट होते हैं, दोनों में से अधिवृक्क वल्कुट के द्वारा एडिसन रोग होता है। अभी यहाँ पे जो भी अधिवृक्क वल्कुट थी उसके कार्य यहाँ पे अलग से मतलब मेंशन है, सारे अलग अलग बाहरी लेयर, मध्य लेयर और आंतरिक लेयर सबका अलग अलग कार्य लिखा हुआ है। साथ में यहाँ पे विकार देखें तो एडिसन रोग है, अधिवृक्क वल्कुट हार्मोन के अल्पस्राव के कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी ग्लैंड आती है अग्नाशय पेनक्रियाज, जो कि संयुक्त ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है। अब इसका मतलब जो 1 से 2% भाग होता है वो तो अंतःस्रावी भाग होता है, और जो बहिस्रावी भाग है वो 98 से 99% होता है। यानी ज़्यादा तो ये बहिस्रावी ग्रंथि ही है, लेकिन इसका जो 1 से 2% भाग है वो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है। तो हम यहाँ पे अंतःस्रावी ही पढ़ने वाले हैं। तो अंतःस्रावी अग्नाशय, उसके अंदर क्या होता है, लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं। ये साधारण मनुष्य के अंदर लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि कितना छोटा सा अग्नाशय होता है, उसके अंदर भी 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं, और उसके भी हम छोटे से भाग में 1 से 2% के अंदर इतनी लाख कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि अग्नाशय ऊतकों की 1 से 2% होती है। प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीप में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यहाँ पे अल्फा और बीटा। अल्फा कोशिकाएं हैं वो ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती है, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। तो ये अल्फा ग्लूकागोन और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। देन यहाँ पे जो ग्लूकागोन है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है, जो क्या करता है, सामान्य रक्त शर्करा स्तर के नियमन यानी नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। ग्लूकागोन है वो मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर काम करता है, और क्या करता है, ग्लाइकोजन को ये अपघटन करता है, ग्लूकोज में बदल देता है, जिसके फलस्वरूप शर्करा यानी ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। इसके द्वारा हाइपरग्लाइसीमिया यानी अति ग्लूकोज रक्तता होती है। हाइपरग्लाइसीमिया होती है यानी रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाई जाता है। ग्लूकागोन है वो कोशिकीय शर्करा के अभिग्रहण, ये क्या करता है, कोशिकाओं को बोल देता है कि भाई तुम इसका उपयोग कम करो, किसका, ग्लूकोज का ग्रहण भी कम करो, उपयोग भी कम करो, इसलिए ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। अतः ग्लूकागोन है वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे दूसरा वाला है कि इंसुलिन, ये भी एक प्रोटीन हार्मोन है, जो कि ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका। अब ये भी यहाँ पे ग्लूकोज को रेगुलेट कर रहा है, वो बढ़ा रहा था, ये कम करेगा, उसी का उल्टा है। ये किन कोशिकाओं पे काम करता है, हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट यानी वसा कोशिकाएं, और साथ में यकृत कोशिकाओं पे ये काम करता है। और ये कोशिका ग्लूकोज को बोलेगा कि अब तुम ग्रहण भी ज़्यादा करो, उपयोग को भी बढ़ाओ, जिससे यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। इसलिए हम जब किसी को ग्लूकोज या फिर शुगर की बीमारी हो जाती है तो उसको इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज तीव्रता से रक्त में हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट में आ जाता है, इन कोशिकाओं के अंदर आ जाएगा, और रक्त है वो शर्करा का स्तर यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इंसुलिन है वो लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। साथ में ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन भी ज़्यादा से ज़्यादा बनवाता है, और रक्त में ग्लूकोज समस्थापन यानी इक्विलिब्रियम का नियमन सम्मिलित रूप से 2 हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन द्वारा होता है। एक बढ़ा रहा है तो एक कम कर रहा है, इंसुलिन कम कर रहा है, ग्लूकागोन बढ़ा रहा है। अगर लंबी अवधि तक यानी लॉन्ग टाइम तक अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो गया यानी ग्लूकोज बढ़ा रह गया तो डायबिटीज़ मेलिटस यानी मधुमेह बीमारी हो जाती है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। इसमें क्या होता है, मूत्र के साथ शर्करा का ह्रास और हानिकारक पदार्थों जैसे कीटोन बॉडीज के निर्माण में भी जुड़ी होती है। मधुमेह के मरीजों को इंसुलिन द्वारा, यहाँ पे इसका इलाज क्या है, इंसुलिन, इसका यहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आती है हमारे ग्लैंड या फिर ग्रंथि वृषण, जो कि नर के अंदर होती है, गोनेड्स के अंदर आती है। ये उदर गुहा यानी पेडू के बाहर वृषण कोष में एक जोड़ी वृषण यानी नंबर में 2 स्थित होते हैं, और नर के अंदर ये प्राथमिक लैंगिक अंग का कार्य करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी ये कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, शुक्र जनन नलिका और जो भरण या फिर अंतराली ऊतक है उनका ये बना हुआ होता है। वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं होती है, साथ में भरण या फिर अंतराली ऊतक होता है।
जो लीडिंग कोशिकाएं या फिर अंतराली कोशिकाएं होती है वो अंतर्नलिकीय स्थानों में उपस्थित होती है इसके अंदर, जो कि एंड्रोजन या फिर नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का मुख्य स्राव करती है। इसका जो नर का जो मेन हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन ही होता है। तो यहाँ पे एंड्रोजन और जो टेस्टोस्टेरोन दो का स्रवण होता है। ये एंड्रोजन क्या करता है, जो भी सहायक जनन अंग होते हैं जैसे एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिथ्रा, इनके परिवर्धन या फिर परिपक्वन और साथ में विकास, इनके क्रियाओं के नियमन के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है, इनका नियमन करता है। ये हार्मोन क्या करते हैं, पेशीय वृद्धि करवाते हैं, मुख और अक्षीय रोम की वृद्धि करवाते हैं, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को ये बढ़ाते हैं। साथ में यहाँ पे क्रोध उत्पन्न करेंगे, निम्न स्वरमान यानी लो पिच वॉल्यूम करवाएंगे, साथ में आवाज़ इत्यादि को ये उत्तेजित करते हैं। एंड्रोजन है वो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंड्रोजन है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर नर लैंगिक व्यवहार यानी लिबिडो को प्रभावित करता है। लिबिडो यहाँ पे होता है सेक्सुअल डिजायर। फिर यहाँ पे होता है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपापचयन पर भी ये उपापचयी प्रभाव या फिर इसको भी इफेक्ट करते हैं या फिर मेटाबॉलिज्म इसका करवाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है अंडाशय। जैसे मेल के अंदर वृषण था वैसे मादा के अंदर होता है अंडाशय फीमेल के अंदर। ये उदर के अंदर, मादाओं में उदर में अंडाशय का एक युग्म में एक जोड़ा होता है यानी नंबर में 2। अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है। वृषण जो भी प्राथमिक लैंगिक अंग था नर के अंदर, वैसे ही मादाओं के अंदर यहाँ पे प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय होता है। ये क्या होता है, मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करता है। साथ ही इसके अलावा ये 2 प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन का यहाँ पे सिक्रेशन करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो अंडाशय अंडपुटक और भ्रूणउतक है, ये इनका बना हुआ होता है अंडाशय। याद रखना, अंडाशय अंडपुटक और भ्रूणउतक का बना होता है। वृषण है वो शुक्र जनन नलिका और भ्रूण या फिर अंतराली ऊतक का बना हुआ होता है। सेम उसका उल्टा ही है। एस्ट्रोजन है, इसका संश्लेषण और स्राव मुख्य रूप से परिवर्तित हो रहे अंडाशय पुटकों के द्वारा। इसमें जो पुटक थे उन्हीं के द्वारा एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है। अंडोत्सर्ग के बाद में क्या होता है, जो विखंडित पुटिका थी वो कार्पस ल्यूटियम के अंदर बदल जाती है और ये मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। तो एस्ट्रोजन कहाँ से बना, परिवर्तित हो रहे अंडाशय पुटकों द्वारा, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन है वो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा यहाँ पे सिक्रेट हुआ। एस्ट्रोजन है वो स्त्रियों के अंदर क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि और क्रियाओं का प्रेरण करता है, अंडाशय पुटिकाओं का परिवर्धन करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकटन करता है। क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि उच्च आवाज़, स्वरमान, हाई पिच वॉल्यूम, स्तन ग्रंथियों का परिवर्धन इत्यादि नई क्रियाएं होती है। एस्ट्रोजन क्या करता है, ये स्त्रियों में लैंगिक व्यवहार का भी नियामक है। जैसे मेल के अंदर था वैसे भी फीमेल के अंदर लिबिडो की डिजायर ये करवाता है। फिर है प्रोजेस्टेरोन है वो प्रसव में सहायता करता है। प्रोजेस्टेरोन है दुग्ध ग्रंथियों पर भी काम करता है। ये दुग्ध है वो संग्रह कुपिकाओं के निर्माण और दूध के स्राव में सहायता करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था, सारी ग्लैंड तो पढ़ ली। अब यहाँ पे थे कि कुछ अन्य जो अंग थे, कुछ अन्य अणु थे, अन्य अंगों को भी इनमें इंक्लूड कर लिया क्योंकि ये भी हार्मोन का सिक्रेट करते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, हृदय, वृक्क और जठर आंतरिक पथ के हार्मोन। तो हार्मोन का स्राव कुछ अन्य अंगों द्वारा भी होता है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती है। फर्स्ट पे पढ़ेंगे हृदय, जो इसकी अलिंद भित्ति होती है। ये वाला हमने पहले भी पढ़ा था उत्सर्जन वाले चैप्टर में कि एक पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसका नाम है एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक ANF, जो कि रास सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहा था, वहाँ पे हमने पढ़ा था। यह रक्तदाब को कम करता है। जब रक्तदाब बढ़ जाता है तो क्या करता है, ANF के स्राव और इसकी क्रिया के फलस्वरूप जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो फैल जाती है और इससे रक्त का दाब कम हो जाता है, तो BP कम हो गई। फिर वृक्क वाला हमने पढ़ा था, यहाँ पे जो JGA सेल्स थी, ग्लोमेरुलार कोशिकाएं थी, वो इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है। ये क्या करती है, RBC के निर्माण को प्रेरित करती है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट वाला था कि जठर आंतरिक पथ। अब इसके अंदर भी 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन आते हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और यहाँ पे जठर अवरोधी पेप्टाइड हार्मोन जिसे बोला जाता है GIP। तो सबसे पहले जो गैस्ट्रिन है ये क्या करता है, जो जठर ग्रंथियाँ थी इन पे कार्य कर हाइड्रोक्लोरी HCl और जो पेप्सिनोजन है इसके स्राव को ये प्रेरित करता है। सिक्रेटिन दूसरा ये क्या करता है, जो बहिस्रावी अग्नाशय था, अंतःस्रावी तो हमने पढ़ा था, बहिस्रावी अग्नाशय पर ये काम करता है। क्या उससे करवाता है, ये जल और बाइकार्बोनेट यानी HCO3- आयनों के स्राव को ये प्रेरित करता है। 3 नंबर कोलिसिस्टोकाइनिन, ये क्या करता है, ये अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पे काम करता है। अग्नाशय से अग्नाशय रस, पित्ताशय से पित्ताशय रस के स्राव को प्रेरित करता है। लास्ट वाला था GIP, जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को ये अवरोधित करता है।
ये जो ऊपर हमने पढ़ा था गैस्ट्रिन और सिक्रेटिन, ये दोनों की क्रियाशीलता को कम करता है। सॉरी, ये सिर्फ जो गैस्ट्रिन था उस पे ये काम करता है, और यहाँ पे जो गैस्ट्रिन कर रहा था उसके अगेंस्ट पे ये काम करता है। अन्य ऊतक है उसके अंदर जो अंतस्रावी नहीं है, ये भी कई हार्मोन का स्राव करते हैं जिन्हें वृद्धि कारक कहते हैं। ये वृद्धि कारक ऊतकों की सामान्य वृद्धि और उनकी मरम्मत पुनर्जनन के लिए आवश्यक होते हैं। ये यहाँ पे किस में पाए जाते हैं? यकृत में हम पढ़ते हैं कि भाई पुनर्जनन कोशिकाएं पाई जाती है। यकृत है वो अपना रीजनरेशन कर लाता है। जैसे पेड़ की टहनी को काट देते हैं तो पूरा पेड़ वो वापस उसकी टहनी बढ़ जाती है, उसी प्रकार हमारा जो यकृत होता है उसके अंदर ऐसी सिचुएशन पाई जाती है कि अगर उसका हम कुछ पार्ट करके डोनेट कर दे, किसी और को लगा दे, अंग प्रत्यारोपण कर दे, तो उसके अंदर भी बाद में डेवलप होकर पूरा यकृत बन जाता है। अब है चैप्टर का लास्ट टॉपिक, हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि। कैसे हार्मोन है वो काम करते हैं, कैसे क्रिया करते हैं, कैसे उनकी क्रियाविधि होती है। हार्मोन क्या करते हैं? अब हार्मोन है हर जगह तो काम कर नहीं सकते, वो क्या करेंगे, उनके जो लक्ष्य ऊतक है वहाँ पे हार्मोन ग्राही रिसेप्टर कुछ पाए जाते हैं जो कि हार्मोन से वो विशिष्ट प्रोटीन से जुड़ जाते हैं और अपना प्रभाव डालते हैं। लक्ष्य कोशिका झिल्ली पर उपस्थित हार्मोन ग्राही है, उन्हें झिल्ली योजित ग्राही कहते हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। और दूसरा है यहाँ पे कोशिका के अंदर उपस्थित ग्राही, उन्हें कहा जाता है अंतरा कोशिकीय ग्राही, यानी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो दो प्रकार के हो गए। अब इनमें ज़्यादातर देखें तो जो अधिकांश है वो केंद्रकीय ग्राही या फिर केंद्रक में उपस्थित होते हैं। ये हार्मोन है वो ग्राहियों से जुड़ जाते हैं और हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का यहाँ पे निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हार्मोन है वो अंतस्रावी ग्रंथि के द्वारा हार्मोन सिक्रेट हुआ, ब्लड के द्वारा लक्ष्य कोशिका जहाँ पे उसको काम करना है वो वाली कोशिका के ऊपर वो गया। वहाँ पे क्या होगा, हार्मोन ग्राही रिसेप्टर होंगे तो उससे जुड़ के वो हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करते हैं। ये यहाँ पे हार्मोन ग्राही सम्मिश्र बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि प्रत्येक जो ग्राही है वो सिर्फ एक हार्मोन के लिए ही विशिष्ट होता है। प्रत्येक ग्राही से सिर्फ एक ही हार्मोन जुड़ सकता है, वो ऐसा नहीं कि कभी दूसरे हार्मोन से जुड़ रहा है। एक टाइप से ये लॉयल होता है। ग्राही है वो विशिष्ट होते हैं जो कि विशिष्ट हार्मोन से ही जुड़ते हैं। हार्मोन ग्राही सम्मिश्र बन गया। उसके बाद में क्या होगा, लक्ष्य ऊतक में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कार्यकी या फिर जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसे बायोकेमिकल चेंज कहते हैं, यानी जिस काम के लिए वो आया था वो वाला काम यहाँ पे करवाते हैं। अतः यहाँ पे लक्ष्य ऊतक में उपापचय और कार्यकी का नियमन हार्मोनों द्वारा होता है। डायरेक्ट कोशिका के अंदर जो लक्ष्य ऊतक था वहाँ पे कौन नियमन कर रहा है, हार्मोन के द्वारा नियमन हो रहा है। अब इनकी हार्मोन की रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन है वो 4 समूह में बांट रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला यहाँ पे आता है टैब, बस है लिखा है यहाँ पे ABCD लिख लो। तो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन, दूसरा स्टेरॉइड, तीसरा आयोडोथायरोनिन जो कि आयोडीन के द्वारा होते हैं, अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। ये आयोडीन के व्युत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल इनके याद रखने आपको कि कौन सा एग्जाम्पल किसका है। एग्जाम्पल आप अच्छे से इनको याद रखो। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो हार्मोन है वो झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं वे साधारणतः लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अगर वो झिल्ली पे आके इस प्रकार से जुड़ गए तो अब वो लक्ष्य क्रिया पर तो किस प्रकार से क्रिया करेंगे, वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं आगे, लेकिन वो अपने द्वितीयक संदेशवाहक उनका उत्पादन कर देते हैं। वो अपना दूसरा द्वितीयक संदेशवाहक, जैसे यहाँ पे दूसरे संदेशवाहक की उत्पत्ति हो गई जिसे AMP, साइक्लिक AMP या फिर कैल्शियम चैनल यहाँ पे ओपन हो जाते हैं इस प्रकार से, जैसे कि चक्रीय यानी साइक्लिक AMP और कैल्शियम आयन आदि। अंततः कोशिकीय उपापचय का नियमन करते हैं। डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोशिकीय उपापचय का वो नियमन तो कर ही रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अंतरकोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करने वाले हार्मोन जो कि अंतरकोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन आदि। ये हार्मोन ग्राही सम्मिश्र एवं जीनोम के पारस्परिक क्रिया के जीन की अभिव्यक्ति और गुणसूत्र क्रिया का नियमन करते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जाके आगे से पूरा कोशिका के अंदर केंद्रक से जुड़ते हैं और यहाँ पे DNA उनसे जुड़ते हैं, इसलिए वो पूरा जीन की अभिव्यक्ति करते हैं, गुणसूत्र क्रिया का नियमन करते हैं। संयुक्त जैव रासायनिक क्रियाएं वो शरीर की कार्य की और वृद्धि को प्रभावित करती है। जितनी भी जैव रासायनिक क्रिया है वो शरीर की कार्य की और उसकी वृद्धि को प्रभावित करती है। पहले वाला हमने प्रोटीन हार्मोन का वो डायग्राम पढ़ा था, लेकिन ये वाला है यहाँ पे क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन जो कि डायरेक्ट कोशिका झिल्ली को पार कर जाते हैं, क्योंकि कोशिका झिल्ली तो वसा की बनी है ना, इसलिए तो ये इनको पार कर जाते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, और ये यहाँ पे सीधा केंद्रक में आके यहाँ पे हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस प्रकार से ये क्रिया करते हैं और शारीरिक प्रतिक्रियात्मकता ऊतक वृद्धि एवं विभेदन में कार्य करते हैं। तो चैप्टर कंप्लीट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।